गाँव गाँव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने तरफ से भी गाँव-गाँव न्यूज़ को और उसके पूरे जो सिस्टम और उसके पूरे गाँव-गाँव न्यूज़ परिवार को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप छोटे से छोटे न्यूज़ को भी एक विस्तारित करते हैं और बड़े से बड़े समस्या को भी सामने ला कर के उसका समाधान कराने में आप पहल करते हैं। इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अपने पाठकों के तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। अभी-अभी हमने देखा सिग्रीवाल जी बाहर काफ़ी लोग जमा हुए हैं और पता चला जो कि हर रविवार को आप अपने यहाँ जनता दरबार करते हैं। दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं, शामिल होते हैं। किस तरह की समस्याओं को लेकर के आते हैं ये लोग और कैसे करते हैं आप उनका समाधान? देखिए, आप पे तो कुछ प्रत्यक्ष भी देखी होंगी, कुछ लोगों से आपने बात भी किया होगा। मेरे यहाँ प्रति रविवार को बरसों-बरसों से मेरे यहाँ जनता के दरबार में महाराजगंज का सांसद वहाँ उपस्थित होते हैं और जनता की बात को सुनकर के उनके समाधान का प्रयास करते हैं। समस्याएँ छोटी भी आती है, समस्याएँ बड़ी भी आती है। घर की भी समस्याएँ आती है, घर की और बाहर राज्य और देश स्तर की भी समस्याएँ आती हैं। विदेशों में भी किन्हीं के अगर बच्चे फंसे हैं तो उनको भी लाने की समस्याएँ आती है। कहीं नौकरी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो उसकी भी आती है समस्याएँ। सामान्य रूप से समस्याएँ हमें लगता है कि जनता से जुड़ी और उनके समस्या के समाधान जो कहीं नहीं होता है, वही जनता दरबार में आकर के लोगों को यह विश्वास रहता है कि वहाँ जाएँगे तो मेरी बात वहाँ सुनी जाएगी और उसके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। और मैं निष्ठा से, आत्मिक भाव से मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है और उसका प्रतिफल है कि मैं यह बरसों से यह जनता का दरबार एक बहुत ही एक प्रभावी दरबार के रूप में भी है और एक लोगों के विश्वास का एक केंद्र भी यह बन गया है दरबार। आपने देखा भी होगा कि हर तबके के लोग, इसमें ना कोई गरीब है, ना कोई धनी है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। जो आता है उसकी बात को सुनना यह प्राथमिकता है और सबको एक समान सम्मान भी दिया जाता है और उसके सुन करके उनके काम के समाधान का प्रयास भी किया जाता है। ज़्यादातर समस्याएं किस तरह की आती हैं? मतलब किस कार्यालय से संबंधित? घर की समस्याएं तो मैं समझ गई, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं किस तरह की होती हैं जिसका कि समाधान आप देखिए, करते मैं हैं? शुरू से मैं कहूँ तो शुरू से मैं बिजली की समस्या बहुत आती थी। जब शुरू के दिनों में हमने जनता दरबार शुरू किया, लेकिन चूँकि आज बिजली पर केंद्र सरकार ने पहल किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लगाई और हर घर को बिजली पहुंचाने का काम किया, तो उसके बाद वह समस्या अब लगभग न के बराबर आती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेडिकल से संबंधित समस्या है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित समस्या है, लोगों के विदेशों में यहाँ से बहुत लोग रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ गए, कहीं फंस गए, उनको लाने की समस्या है, कहीं एक्सीडेंटल ऐसे मृत्यु हो गए, उनके बॉडी को लाने की समस्या है। इस स्तर की समस्या गांव में आज भी, अगर कृषि का समय है, वहाँ अगर जल नहीं है तो जल कैसे उपलब्ध हो, इसकी समस्या है। दूसरे कि नल जल की भी कुछ समस्याएं आती है कि नल जल में कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है, कहीं नल गया, कहीं नहीं गया, इसकी भी समस्या आती है। और इस सभी समस्याओं पर एक मिश्रित और समेकित रूप से उस पर विचार किया जाता है, उस पर पहल कर करके और उनके समाधान का प्रयास किया जाता है। ऐसे समस्याएं तो अन्य तरीकों के आते हैं जिसका कभी व्यक्ति अंदाज भी नहीं करता है। घर की समस्या इन सेंस कि अगर आपस में कहीं कोई पर पटीदार में कहीं कहा सुनी भी होगा तो वो भी लोगों को विश्वास रहता है कि चलिए वहाँ चलेंगे तो कम से कम केस नहीं होगा, उसका समाधान अपने वहाँ निकाल देंगे समझा बुझा करके। तो ऐसी समस्याएं भी आती है और हम लोग इसमें अपने को काफ़ी नीचे तक लगा करके अपने पूरे टीम के साथ उसके समाधान की भी व्यवस्था करवाने का हम लोग काम करते हैं। और यही कारण है कि यह हमारा जो जनता दरबार है, यह सब लोगों के मन में विश्वास का एक केंद्र बिंदु भी बना है और जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, वह सबके विश्वास और प्रयास के साथ यह जनता दरबार भी आज सफल हो रहा है। सरकारी कार्यालयों में कामकाज को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर की भी समस्याएं आती हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा कि ऐसी भी समस्याएं आती है। और मान ली किसी का पेंशन है, अगर पेंशन समय से नहीं अगर जा रहा है तो उसकी भी कुछ समस्याएं आ जाती है। कृषि का माने किसान इनपुट, कृषि इनपुट की भी बात है तो वो भी समस्याएं आ जाती है।
कुछ ऐसी भी समस्याएं आती है जो समस्या सीधे सीधे प्रखंड और अंचल स्तर से जुड़ी होती है। कहीं ज़मीन के नापी की समस्या हो, कहीं आंगनबाड़ी की समस्या हो, यह भी समस्याएं आती रहती है। और ये समस्या जब आती है तो उसके समाधान के प्रति भी हम लोग सजग होकर के संबंधित अधिकारियों को भी बात करते हैं और कह करके उसके समाधान माने कराने का प्रयास करते हैं। ऐसी समस्याएं लोगों के साथ ना हो, बार बार लोगों को आपके पास शिकायत लेकर के नहीं आना पड़े सिस्टम के खिलाफ, इसके लिए कैसे प्रयास करते हैं? देखिए, सिस्टम में कहीं ना कहीं से छोटे या बड़े स्तर पर आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन हम लोग इसका विशेष रूप से प्रयास करते हैं कि जो समस्याएं आई फिर अधिकारियों को हम लोग समझाते भी हैं कि वैसे समस्याएं फिर बाद में न आए, इसके आप ध्यान रखिए। और कुछ थाने से संबंधित समस्याएं आती है, किसी आपस में कुछ हुआ नहीं हुआ, उसको भी कहीं ना कहीं से अगर थाना चाहता है कि अपने दबाव में ले करके गलत और सही कराने का, तो वैसी समस्याओं को भी हम लोग उसके बड़े अधिकारियों को कहते हैं कि भैया ऐसे लोगों को अननेसेसरी तरीके से तंग न हो, उनको परेशानी न हो। और वह उनको परेशानी होगी तो जनता की परेशानी सीधे मेरी परेशानी है जनप्रतिनिधि होने के नाते, और यह परेशानी समाधान करने के लिए जहाँ तक कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे। इसलिए उससे ऐसी समस्याएं न आए जो जानबूझ करके आपके द्वारा उसको इनक्रीज किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, तो अच्छा होगा। हमें लगता है उस पर भी हमें लगता है कि सफलता मिलती है कहीं ना कहीं से। यानी कि ऐसे कार्यालयों में इस तरह की समस्याएं अगर अधिकारियों, पदाधिकारियों या कर्मियों के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं तो ये समस्याएं बार बार ना आए, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और निश्चित, मैंने कहा कि उसके लिए निश्चित रूप से हम सब अधिकारियों को समझाते भी हैं, बताते भी हैं कि आपका भी धर्म और कर्तव्य है। आप जब सर्विस के लिए जब चुने गए होंगे तो आपने भी ओथ लिया होगा, तो आपने भी कहा होगा कि नहीं हम जनता के साथ सही व्यवहार करेंगे, तो वह व्यवहार जरूर करिए। और वह व्यवहार को याद दिलाने पर हमें लगता है कि बहुत अधिकारी ऐसे सुनते और समझते भी हैं, मान भी जाते हैं कि हाँ भाई रविवार है, महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल साहब का जनता दरबार होगा, ऐसी बातें मुझे आएगी भी। और यहाँ से जब जाता है बात तो उसको फिर दोबारा रिपीटेशन की बात न हो, ऐसा हम लोग प्रयास कराते रहते हैं। सिग्रीवाल जी, आपकी छवि एक सर्वसुलभ सांसद के रूप में रही है। लोग समझते हैं कि आपसे मिलना मुश्किल नहीं है, कभी भी आपसे आसानी से मिला जा सकता है। आप एक सामान्य परिवार से आकर के संसद तक पहुँचे हैं, तो सामान्य परिवार की तकलीफ़ें क्या होती होंगी आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसे में अभी सबसे बड़ी दिक्कत सामान्य लोगों के साथ जो है वो है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का या उसको पटरी पर लाने का आप अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या प्रयास किए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि अगर प्राइमरी शिक्षा से अगर बात है आपके लिए, अब यहाँ मेरे यहाँ दो जगह केंद्रीय विद्यालय है, मसरख में भी है और महाराजगंज में भी है। अब एक केंद्रीय विद्यालय है तो उसको हमने एक सेक्शन उसका चलता था तो मैं डबल सेक्शन कराया। माने पहले 400 बच्चों का एडमिशन होता था तो अब हज़ारों बच्चों का एडमिशन उसमें होता है। फिर वह 2 शिफ्ट में चले। इसका मेरे प्रयास जारी है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के उसमें जाएं पढ़ने के लिए। सामान्य रूप से जो निचले स्तर के आज भी जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, वह विद्यालय सिर्फ मिड डे मील इत्यादि के भी चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा उस समय गंवा रहे हैं। मैं तो कहूँगा प्रशासन से भी, आपके माध्यम से मैं सरकार को भी कहूँगा कि वैसे कोई आप अपने स्तर से कुछ माने व्यवस्था सोचिए जिसके वजह से उन शिक्षकों को पढ़ाने के अलावे विशेष परिस्थिति अगर न आवे तो सिर्फ मिड डे मील में भी अजुरा करके न रहना पड़े। और बच्चों को भी ये लगता है कि खाना का समय कब होगा, उनका ध्यान किताब और कॉपी पर और शिक्षक के बताए हुए जो टास्क है उस पर नहीं रहता, उसका ध्यान रहता है कि खाना कब बन करके तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। उसको एक बार आया भी था पब्लिक डोमेन में कि नहीं, या उसके लिए सीधे छात्रों के परिजनों के खाते में या फिर छात्रों के खाते में भी सीधे जितनी राशि यहाँ हम देते हैं उतनी राशि हम डाइवर्ट कर देंगे, डिलीवर करेंगे, और वह राशि से वह खाने पीने की बात वह सामने लेकर के आएंगे। सरकार जब इसकी प्लानिंग की होगी तो उस समय दूसरे मन में उसके बात होगा कि सब बच्चों को खाना तो मिल जाए,
एक साथ खाना तो मिल जाए, लेकिन खाना यहाँ देना हमें लगता है कितना बड़ा इसे सारण में हादसा भी किया है, या मशरक का वह गंडामन का कांड आपको ध्यान भी है। 23 हमारे मासूम बच्चे हमसे छीन गए। उस माता पिता और बच्चे का क्या दोष था? उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन वह काल कलवित हो गए, असमय उनका यथी हो गया, यही मिड डे मील के वजह से। लेकिन उसके बाद भी सरकार को कहीं ना कहीं से इस पर और गंभीरता से सोचना चाहिए, और सोचे, और बच्चों को जो हम दे सकते हैं वह और बढ़ा करके अगर भी देना पड़े तो दें, लेकिन बच्चे के खाते में, उनके परिजनों के खाते में जो अन्य व्यवस्था हम करने का काम कर रहे हैं वह सीधे सीधे करने का हम काम अगर करेंगे तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आज होगा। आज ये सेंट्रली खाना बनाने की भी बात हो रही, कहीं कल का भी कई शिकायत आए हैं कि कभी सुबह के शाम का, शाम के सुबह का, जो उसका क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। यह भी एक अलग जांच का विषय यह बनते जा रहा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अभी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। कहीं स्कूलों में शिक्षक उपस्थित नहीं रह रहे हैं, कहीं बच्चे उपस्थित नहीं रह रहे हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो गरीब तबके के हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ऊंची फीस देकर नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में इसके लिए क्या प्रयास किए हैं? कैसे इसको पटरी पर लाया जाए? आपका क्या प्रयास रहा है? देखिए, मैं तो जितने यहाँ विद्यालय हैं, जब भी विद्यालयों में जाता हूँ या फिर प्रयास कर के छात्रों से और अभिभावकों से और शिक्षकों से जब भी मैं मिलता हूँ, तो यह मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि जागरूकता इसमें भी लाई, बच्चे भी विद्यालय आएँ और शिक्षक भी समय पर आकर के बच्चों को शिक्षा देने का भी काम करें। और यहाँ कई एक विद्यालय हैं जिसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ बगल में शंकर दयाल सिंह बालिका उच्च विद्यालय है, नियमित बच्चियाँ आती है। मैं जब भी किसी न किसी कार्यक्रम में भी गया हूँ, रेंडम भी गया हूँ, तो वहाँ बच्चियों का तादाद रहता है, शिक्षक भी वहाँ उपलब्ध रहते हैं, पठन पाठन के भी काम वहाँ माने होते हैं। बगल में मठिया में भी उत्क्रमित विद्यालय है, मठिया में भी, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि बच्चे आते हैं, वहाँ भी कई एक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला है। तो इसके लिए प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। सिर्फ अभिभावक के साथ शिक्षक को भी और जनप्रतिनिधि को, यह प्रयास मैं यहाँ लगातार करता हूँ, तो इसका लाभ भी मुझे मिलता है। और मैं लाभ में मिलते ही देख रहा है कि छात्र भी जा रहे हैं, और शिक्षक को, जब छात्र आएंगे तो शिक्षक को भी जाना पड़ेगा। शिक्षक को बहाना करने का मौका ना मिले जब छात्र आएंगे। और उसके लिए मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अभिभावकों से भी कि आपके वहाँ अलग से अभिभावक कमेटी, समितियाँ सब विद्यालय में बनाई गई है। आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है, आपका भी प्रयास यह होना आवश्यक मैंने यहाँ मैं प्रतीत हो रहा है कि आप भी, आपके छात्र वहाँ विद्यालय आएँ और शिक्षक भी वहाँ विद्यालय जाएं, और एक पठन पाठन की वातावरण भी सम्मिलित से बने, जो मैं यहाँ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मैं करते रहता हूँ, और इसका लाभ भी मुझे दिखता है। इन सारे प्रयासों के बावजूद भी पूरे बिहार में अभी शिक्षा का स्तर जो है वो इसको लेकर के शिकायतें मिलती हैं। ये सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसके मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं। अभी दिल्ली को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा नीति की काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं, और ये तारीफ़ें देश में ही नहीं विदेशों में हो रही हैं। क्या ऐसा लगता है जो कि कम से कम जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ केजरीवाल के शिक्षा नीति को अपनाना चाहिए? देखिए, शिक्षा नीति भारत सरकार की है, और भारत सरकार की अब नई शिक्षा नीति, आपको मैं बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देशन पर भारत सरकार नई शिक्षा नीति लागू करके हर लेवल पर उसको नीचे तक उतारने के लिए अपने गाइडलाइन, दिशा निर्देश बार बार राज्यों को भी दे रही है। वो राज्य उसको जो अपना रहे हैं सही तरीक़ा से, उसका लाभ भी वहाँ के लोगों को मिल रहा। देखिए, इसको सिर्फ दिखाने कहवाने के लिए नहीं, इसको जागरूक करके अंतर उतारने की आवश्यकता है। आप जहाँ की बात करें वहाँ के बारे में, आप, हम लोग तो वहाँ रहते हैं, कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि वहाँ भी किस तरीक़ा से व्यवस्था माने भारत सरकार के दिशा निर्देशन के अनुरूप आज भी वहाँ करने की आवश्यकता है। हम एक ढोल बजा करके नहीं,
काम कर करके उसका लाभ हम सब ले सकें, इसकी आज आवश्यकता है। शिक्षा नीति जो भी हो, लेकिन स्कूलों में व्यवस्था तो सरकार को करनी है ना। वह तो सभी नीति के आधार पर ही होता है ना। अगर हमारी नीति में भी नहीं रहे, हमारे स्कूल यानी में बेंच अच्छे हों, नहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसमें विद्यालयों में शिक्षकों का होना, क्वालिटी की शिक्षा देना, और या कहीं ना कहीं से इसके लिए शिक्षा नीति का होना आवश्यक है। हमारी नीति भी नहीं रहेगी तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। नीति ही हमारे लिए मूल है और नीति के आधार पर ही हम काम अच्छा से कर सकते हैं, यह होना आवश्यक है। नीति में हमारी पाठ्य पुस्तकें बदल जाएंगी, हमारे विषय बदल जाएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी उसी में हमारे एक उसमें भी कितने छात्र पर कितने शिक्षक होंगे, उस छात्रों को बैठने के लिए स्पेस क्या होगा, उसमें कितने बेंच लगेंगे, कैसा बोर्ड लगेगा, यह आवश्यक है। तो उस सब नीति में ही समाहित। शिक्षा नीति थी उसी के हिसाब से केजरीवाल सरकार ने काम करके दिल्ली की व्यवस्था को इतना सुधारा है, अमेरिका तक में उनकी तारीफ हो रही है। तो जो अच्छा है उसका अनुसरण करने में बुराई क्या है? नहीं, अच्छा तो भारत सरकार कर रही है। मैंने तो कहा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर हर क्षेत्र में भी काम हो रहा है और शिक्षा में तो और अमूलचूक परिवर्तन हुआ है। मैं एग्जाम्पल दिया, मैं केंद्रीय विद्यालयों का एग्जाम्पल दिया आपको। मैं आप एक बार कहीं देखिएगा तो उसका स्टैंडर्ड, उसके सिस्टम, उसका क्या है, व्यवस्था क्या बनी है, यह मैं देखने की बात कर रहा हूँ। और राज्य की कोई सरकार अपने राज्य में व्यवस्था अच्छा से अच्छा करे, यह तो अच्छी बात है। लेकिन आप जिस तरीका से आप इंगित कर रही हैं, वहाँ जब नीचे स्तर पर व्यवस्था आप देखने जाएंगी ना, कुछ शहरों के कुछ विद्यालयों को बदल देना, वह पूरे व्यवस्था नहीं बदली मानी जाती है। उसके पूरे नीचे तक की व्यवस्था क्या बदली है, जब उसको आप देखेंगे वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जबकि सबके लिए आवश्यक है। पूरे देश में हर विद्यालय में कितने शिक्षक पर, कितने छात्र पर कितने शिक्षक होंगे और उसके माने समानुपातिक व्यवस्था बनी है कि नहीं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होंगे, क्लासरूम कितने होंगे, यह सभी नीति में निर्धारित है। नीति में सिर्फ यह नहीं है कि हम नीति में सारे चीज़ निर्धारित किए गए हैं और निर्धारण के अनुसार जब पठन पाठन जब शुरू हुआ है तो इसका लाभ इस देश के छात्रों को भी मिलेगा और शिक्षक भी निश्चित रूप से क्वालिटी के शिक्षक भी आएंगे। तो जब क्वालिटी के शिक्षक आएंगे तो छात्रों को भी उसका लाभ मिलेगा। आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय पर। आप छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं और विद्यार्थी परिषद से रहे हैं आप। अभी छात्रों के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, उनका सेशन इतना लेट चल रहा है, कॉपी के अभाव में परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, क्या प्रयास करेंगे ताकि छात्रों को उनको इन सारी समस्याओं से निजात मिले? देखिए, तो दुर्भाग्यपूर्ण है जब कभी भी सत्र जब लेट चलता है तो छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं उसमें कुठाराघात किया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर कट्टर विरोधी हूँ और इसके लिए हमें लगता है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर उसके अपने महामहिम और जो कुलाधिपति महोदय के माध्यम से कई एक बार जो गाइडलाइन आती है उसके अनुसार उसको सेशन को माने रेगुलर भी किया जा सकता है। सेशन आपको मैं बताऊं कि जब यहाँ जंगल राज से निजात मिला था और जंगल राज के बाद जब एनडीए की सरकार, जब सुशासन की सरकार आई थी, तो उस समय यहाँ बीपीएससी की परीक्षा 6 टर्म लेट थी। मैं तो उससे कैबिनेट का एक सदस्य था। 6 टर्म लेट थी, उसको किया गया, रेगुलर किया गया। आज जब वो रेगुलर हो, बीपीएससी की परीक्षा इसी स्थिति में थी, तो आज तो विद्यालयों के विश्वविद्यालय में अगर ऐसा है तो उसको रेगुलर करने का प्रयास अगर किया जाए तो किया जा सकता है। खास करके जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो ऐसी स्थिति बनी है, तो मैं उसके कुलपति को भी मैं कहूँगा और महामहिम कुलाधिपति से भी मैंने मिलकर के बात भी किया। फिर मैं बात करूँगा कि अभी मैंने देखा है पेपर में कि थी उत्तर पुस्तिका न होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए और इसकी तैयारी की जिम्मेवारी भी जिसके ऊपर है वो क्यों नहीं तैयारी किया। ऐसे लोगों को जिम्मेवारी भी लेना पड़ेगा। यह नहीं कि हमने नहीं किया कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता है। हजारों हजार छात्रों के भविष्य उसमें जुड़े हुए हैं, आप उससे खिलवाड़ मत करिए, उसके भविष्य से खिलवाड़ मत करिए। आपकी जो जिम्मेवारी है, आप जो जिम्मेवार पर्सन है तो उसको जिम्मेवारी लीजिए और जिम्मेवारी लेकर निपटाने का काम करिए।
अभी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आप अपने लोकसभा क्षेत्र के युवाओं के को रोजगार के लिए या अभी भाजपा की जब सरकार आई थी तो एक अलग डिपार्टमेंट ही खोला गया स्किल डेवलपमेंट। तो आपके क्षेत्र में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए उससे कितने छात्र स्किल्ड हुए और उनको कितने रोजगार उनमें से कितने को रोजगार मिला, इसका कोई आंकड़ा है? देखिए, इसका तो मैंने कोई मन एकदम में लेकिन फिक्स कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हज़ारों हज़ार नौजवान स्किल्ड बने भी हैं। और मैं वैसे नौजवानों को आपके माध्यम से मैं कहूँगा भी कि जब आप स्किल्ड बनिए तो रोज़गार आप स्वयं खड़ा करिए। आप रोज़गार खड़ा करिएगा तो फिर आपके साथ और अन्य नौजवान भी जुड़ेंगे। वह रोज़गार से जोड़ने का एक माहौल जो बने। मैं तो भारत सरकार को फिर बधाई दूंगा कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ही स्थापित किया गया और उस माध्यम से स्किल्ड सेंटर बनाए गए पूरे देश में और उस स्किल्ड हुए बच्चों को कहीं ना कहीं से रोजगार से जोड़ने का काम किया। स्किल्ड में ड्राइवरी तक की भी बात सिखाई गई, छोटे छोटे बातों को भी उसमें सिखा करके उसको जागरूक करने का काम किया गया और इसका लाभ आज मिला। मोबाइल चार्जिंग के काम, टीवी मोबाइल बनाने का काम, टीवी बनाने का काम, छोटे छोटे घड़ी से ले करके और चाहे बढ़ईगिरी की बात हो, लोहारगिरी की बात हो, यह सभी काम आज जो उसका अभाव होते जा रहा है। ऐसे में भी स्किल्ड हमारे नौजवान हो जाए तो उनको भी काम मिलता है। हम आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए जानना चाहेंगे कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? कहीं कोई नया उद्योग लगाने की कोशिश या कोई प्रस्ताव आपने भेजा है सरकार के पास, देखिए, केंद्र या राज्य की सरकार के पास? मैं आपको बताऊं कि कल के पहले जब एनडीए की यहाँ सरकार थी, इस राज्य के सूबे के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी थे और उन्होंने युवा उद्यमी महिला उद्यमी कर करके उन्होंने एक व्यवस्था करा की थी और उद्योग धंधा खड़ा करने वाले लोगों को 10 लाख रुपया तक, 5 लाख रुपया उसमें अनुदानित था और 5 लाख रुपया कम से कम इंटरेस्ट पर था। महिलाओं को वह फ्री था और युवाओं को वह 1% इंटरेस्ट पर था और वो भी एक लंबी 84 किस्त में उसको रिटर्न करना था। उसमें हज़ारों हज़ार युवा यहाँ से उसमें सम्मिलित हुए, लिए भी हैं, उसका काम भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी आज लेने का काम कर रहे हैं। लाभ उन्होंने लिया भी है, हम लोगों ने उसमें प्रेरित कर करके उसमें उन लोगों को डलवाया भी। आज भी मैं ऐसे युवाओं को लगातार प्रयास कर करके हम लोग करवाते रहते हैं। देखिए, उद्योग खोलना एक अलग बात है, सरकार उद्योग खोले और उसमें रोजगार देने का काम करे, यह एक अलग बात है, लेकिन उद्योग खोलने के लायक बनना एक अलग बात है। हम लोग तो उद्योग खोलने के लायक बनाने में ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आप उद्योग खोलने के लायक स्वयं बनिए और बन करके आपको सरकार की तरफ से जो आज सुरक्षा दिया जा रहा है, भारत सरकार ने एक तय किया था कि हम वैसे स्किल्ड जो बच्चे हो जाएंगे उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया तक देंगे। कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। वह जिस तरीक़ा से प्रोजेक्ट बना करके उद्योग के लिए अगर बैंकों में डालेंगे तो बैंक को देना पड़ेगा, बैंक को इसके ऐसा गाइडलाइन भी किया गया। तो हमें लगता है इसका लाभ भी लोगों को मिले, यह तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। युवा बार बार शिकायत करते रहे कि बैंक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। नहीं, ऐसे देखिए, बैंक सीधे युवा अगर अपना प्रोजेक्ट सही तरीक़ा से डाल करके दे तो बहुत सारे बैंकों से हम लोगों को ऐसा फीडबैक भी मिलता है कि नहीं, जो अगर वो प्रोजेक्ट उनका सही है तो उनको लोन भी ग्रांट करने का काम करता है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट ही अगर सबका सही नहीं होगा तो बैंक की भी कहीं कहीं ना मजबूरी होगी। कहीं कहीं बैंक भी अगर कोताही करता है तो वैसे बैंकों को दुरुस्त करने के लिए ऐसे बैंकों को वह जागरूक कर करके काम करें नौजवानों के हित में, ऐसा हम लोग भी प्रयास करते हैं। अपने स्तर से भी वैसे मैनेजरों को, जहाँ ऐसे मैनेजर शिथिल हैं, उनको जागरूक और रफ्तार में काम करें, ऐसा हम लोग भी अपने स्तर से आग्रह करते हैं, प्रयास करते हैं। अब जदयू आपसे अलग हो गई, भाजपा से अब जदयू अलग हो गई। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें एक आपके वोट बैंक का एक बड़ा तबका अब आपसे बाहर जा चुका है। तो आपको लगता है कि इसके लिए 2024 के चुनाव में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? 2014 में भी तो हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे। 2014 में हम लोग एक साथ नहीं लड़े थे, अलग अलग लड़े थे। उस समय भी सरकार, उस समय भी हम लोग लड़े थे लड़ाई, और 19 में भी लड़े थे और फिर 24 में भी लड़ेंगे।
हम 24 में भी प्रचंड बहुमत से केंद्र में भी सरकार बनेगी और यहाँ से भी भारी बहुमत के अंतर से यहाँ भी जीत होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह जनता का विश्वास है, जनता का मूल मंत्र है। नीतीश कुमार अब जब आपसे अलग हुए तो उनका एक तबका जो कि उनका वोट बैंक है वो आपसे अलग हो गया, उसका भरपाई आप कैसे करेंगे? हमने कहा कि हम तो 14 में भी अलग थे ही, वह तबका अलग नहीं होता है। वोटर सब कोई ट्रांसफ़र कर लेंगे, हमारा वोटर हमारा घर का जैसे परिवार का, तो परिवार तो साथे नहीं जाता है, तो वोटर कहाँ साथे जाएगा? वोटर तो फिर विचार करे कि केंद्र में मुझे किसको लाना है, किसको रखना है। तो आज मोदी जी का जो प्रयास है वो सबके साथ का प्रयास है, सबके विकास का प्रयास है। गांव गली गलियारे तक जो काम हुए हैं वो सब गांव के गरीब गुरबे से लेकर के और किसान मजदूर सब उसको देख रहे हैं कि किसके वजह से मेरी भलाई हुई, बिजली कैसे आ रही है, सड़क कैसे बना, आज हमको यह खाद कैसे उपलब्ध हो रहा है, यह गैस का कनेक्शन कैसे मिला, आयुष्मान भारत का गोल्ड कार्ड कैसे मिला। और ये सारी व्यवस्थाएं गांव के गली गलियारे तक पहुंच गई है, हर तबके में पहुंच गई है। कोई उसमें धनी थी नहीं है, इसलिए कोई वोट लेकर के चला जाए ऐसा संभव नहीं है। लोग यह तय करना चाहते हैं कि हमें सरकार कैसा चाहिए, कौन सरकार चाहिए जो गांव के गली गलियारे के विकास के बारे में चिंता करे, जो देश के किसान मजदूरों से लेकर के देश के युवाओं और महिलाओं की चिंता करने का काम करे। यह तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और वही करते हैं। इसलिए लोगों का एक अटूट विश्वास इस देश और इस क्षेत्र के लोगों का है, इसलिए उसमें कहीं कोई वोटर कोई लेकर के जाने वाला न है, न वोटर कोई जाने वाला है। अभी भाजपा की संसदीय बोर्ड की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की घोषणा हुई, सभी लोगों ने, सभी प्रमुख लोगों ने बधाई दी, एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या ऐसा लगता है जो कि केंद्रीय चुनाव समिति या संसदीय बोर्ड में उनको शामिल नहीं किए जाने के कारण वो नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब अटकलबाजी है, और कोई अटकल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक अलग व्यवस्था बनी हुई है, और व्यवस्था जब केंद्रीय स्तर पर होती है तो उसको काफ़ी मंथन के बाद किया जाता है, और मंथन के बाद जो तत्काल की दिशा में आवश्यक होता है उस दिशा में कार्रवाई की जाती है, और हमें लगता है कि उसी दिशा में कार्रवाई हुई भी होगी। और कोई यहाँ ऐसा नहीं है, अटकलबाजी लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ना कोई ऐसा विषय है। आप मीडिया की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं, आप मीडिया की आज़ादी की बात करते रहे हैं, आप कहते हैं कि कोई पत्रकार सवाल पूछ सकता है, लेकिन आपके पार्टी के एक विधायक, आपके लोकसभा क्षेत्र के एक विधायक, तरैया के विधायक जनक सिंह जी ने बीते दिनों एक मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी की, उसका माइक तोड़ने का प्रयास किया। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे उसकी जानकारी लूँगा, पूरे अभी जानकारी मुझे नहीं है ऐसा, न जिनके साथ हुआ है मीडिया कर्मी भाई के साथ, उनके साथ उनसे भी न मेरी बात हुई है, न इस विषय पर माननीय विधायक से मेरी बात हुई है। मैं वास्तव में मैं स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ, कल भी था, आज भी, और कल भी रहूँगा। मीडिया को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, मीडिया स्वतंत्र रहेगी तभी निर्भीक रूप से अपनी बातों को पूछ सकती है, और मीडिया का स्वतंत्रता से बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी निकलते रहता है। तो मैं तो समाधान खोजता हूँ, मीडिया के माध्यम से समाधान खोजता हूँ। कभी कभी उलझाने की भी बात करते हैं मीडिया के हमारे मित्र, लेकिन उसमें उलझ करके नहीं, उसका समाधान कैसे होगा इस विषय को खोज करके समाधान के विषय को अपने साथ रखना चाहिए। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर वो सवाल नहीं करेगी तो कैसे सच को जनता के सामने ला पाएगी? तो सवाल मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि सवाल करने का अधिकार भी है, और कोई सवाल कर सकती है, जवाब देने के आपकी है। आप उस सवाल के जवाब को किस तरीक़ा से, किस एंगल से दे रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ तो कहीं भी कोई गलत व्यवहार और बात होना नहीं चाहिए। और मीडिया के कर्मी तो हमारे मित्र भी हैं, और पूरा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था के एक स्तंभ भी है, एक पिलर भी हैं, तो उनके साथ तो कतई दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि यह जो विषय जो आपने लाया है उस विषय के बारे में मैं पूरे अनभिज्ञ हूँ, पूरा मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। न उससे मित्र से जो मीडिया में कर्मी हैं उनसे भी मेरी कोई बात नहीं हो पाई इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाँ, लेकिन और माननीय विधायक जी से अगर आवश्यकता कहीं पड़ेगी तो फिर मैं बात करूँगा। तो अगर ऐसा हो तो क्या पार्टी को इस संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए? आप इसके पक्षधर हैं? इसको फिर समझदारी भी इसमें लाने की आवश्यकता है, किसी को भी समझदारी लाने की आवश्यकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय जी, आपने काँव काँव न्यूज़ को अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपका अपने दर्शकों के समय से आपका की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके माध्यम से पूरे महाराजगंज और सारण वासियों को भी, विशेष कर करके सारण के साथ पूरे बिहार वासियों को भी आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूं, और आपके पुनः आपके इस न्यूज़ चैनल के सभी अपने कर्मियों को भी हृदय से शुभकामना बधाई देता हूं।